नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी परिवार का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ आवर एनवायरनमेंट चैप्टर 3 क्लास 7 को लेके, और जिसका टाइटल जो है आवर चेंजिंग अर्थ है। इससे पहले मैंने दो चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट चैप्टर था आवर एनवायरनमेंट, एक्चुअली ज्योग्राफी का टाइटल जो है वो ज्योग्राफी ना रखे आवर एनवायरनमेंट रखा गया है। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल बोथ फॉर द सीटेट एज वेल एज सुपरटेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो जितना ज़्यादा हो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और सीटेट में दोनों के लिए 6 to 8 के लिए भी और 1 to 5 के लिए भी। क्योंकि एनवायरनमेंट में 1 to 5 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इन सारी चीज़ों से पूछता है कि क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, देन इग्नियस रॉक्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ रॉक, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट की, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो एनवायरनमेंट में पूछता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, और आई होप कि आप इस चीज़ को बहुत गंभीरता से ले रहे होंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आवर एनवायरनमेंट में कि क्या क्या कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, जिसमें कि नेचुरल था, मैन मेड था, और उसमें भी देन उसके बाद से नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग ने पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, देन ह्यूमन एनवायरनमेंट में, और उसके बाद से कितने स्फेयर्स होते हैं, देन ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। सेकेंड चैप्टर का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी सुपरटेट और सीटेट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है दोनों देखिए, बहुत अच्छा, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 3 की, जिसका टाइटल है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं, यानी लिथोस्फेरिक प्लेट कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाले गति के कारण ऐसा होता है। तो ये इसका रीजन है कि क्यों होता है। लिखा हुआ है आगे कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है, यानी कि इस एक्टिविटी के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो आगे पढ़ लेते हैं, फिर इस एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। सेकेंड पैरा में लिखा हुआ है कि प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहा जाता है, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है उन्हें बहिर्जनिक बल, यानी कि एक्सोजेनिक। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर, क्योंकि ग्लैंड्स में भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो ये होता है, तो एंडो का मतलब क्या होता है, बाहर, और एंडो का मतलब अंदर होता है, एक्सो का मतलब बाहर होता है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, लिखा हुआ है द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको एंडोजेनिक बोलते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एक्सोजेनिक होता है, बाहर की तरफ, मतलब कि बस सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे जो काम करेगा फोर्स, उसको एक्सोजेनिक ये बोलते हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि अर्थ मूवमेंट्स। तो अर्थ मूवमेंट जो बेसिकली है वो 2 टाइप्स में है, एक तो एंडोजेनिक है, एक है एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक का मतलब क्या होता है, जो कि बाहर पे, जो दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और एंडोजेनिक का मतलब क्या होता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंदर जो फोर्स काम करता है। तो अब एंडोजेनिक की बात कर लेते हैं, जो पृथ्वी के अंदर फोर्स काम करता है वो क्या है, वो है कितने प्रकार में है, सडन फोर्स है, डायस्ट्रोपिक फोर्स है, यानी कि आकस्मिक बल यानी सडन फोर्स, और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल का मतलब होता है डायस्ट्रोपिक फोर्स। उसके बाद से देखिए आकस्मिक बल, यानी सडन फोर्सेस आर डिवाइडेड इनटू अगेन 3 पार्ट्स, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, यानी कि भूकंप का मतलब अर्थक्वेक, ज्वालामुखी का मतलब वोल्केनो, और लैंडस्लाइड्स का मतलब भूस्खलन। उसके बाद से देखिए पटल विरूपण बल जो होता है, यानी कि डायस्ट्रोपिक फोर्सेस, वो एक में डिवाइड है, यानी कि बिल्डिंग माउंटेन्स में। अब आते हैं एक्सोजेनिक, यानी कि जो जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो फोर्स वर्क करता है उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो वो अपर्दन और निक्षेपण, यानी कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल। देन ये फिर डिवाइड है अगेन 4 पार्ट में, नदी, बहता जल यानी कि रिवर, देन विंड, समुद्री तरंग यानी कि सी वेव्स, और हिमनद का मतलब होता है कि ग्लेशियर्स। तो इस तरीके से जो ये
एक हम लोग ने इवेल्युएशन ऑफ लैंड फॉर्म्स यानी स्थल रूपों का विकास पढ़ लिया। आई होप कि आप लोग जो है चीज़ों को बहुत गंभीरता से लें और सारी चीज़ों को याद कर लीजिए। अब देखिए स्थल मंडलीय प्लेट का मतलब, ये जो छोटे छोटे शब्दावली है, इतने मुस्कुराता हुआ ये फूल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉक्स में तो बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर दे आर इन ब्लू, ग्रीन और इन एनी कलर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर पर्पस। तो देखिए ये स्थल मंडलीय प्लेट का मीनिंग इंग्लिश में होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स। सो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। भूपरपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह जो है टिकी हुई है। यानी लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर द अर्थ's crust consist of several large and some small rigid irregularly shaped plates, that is slab, which carry continents and the ocean floor। तो इस तरीके से हम लोग ने स्थल मंडलीय प्लेट यानी कि लिथोस्फेरिक प्लेट को पढ़ लिया कि वो क्या है। अब आगे जो है वो हम लोग अब पढ़ेंगे कि कैसे वॉल्केनो कैसे वर्क करता है, कैसे एंडोजेनिक फोर्स जो है वो कैसे सडन मूवमेंट्स कभी कभी प्रोड्यूस कर जाती है और कभी कभी क्या होता है कि स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर जाती है। तो एंडोजेनिक में भी स्लो मूवमेंट्स भी है, सडन मूवमेंट्स भी है। सडन मूवमेंट्स जैसे कि अर्थक्वेक और वोल्केनो कॉज कर देता है और डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो एंडोजेनिक वर्ड का क्या मतलब होता है, एक्सोजेनिक का मतलब किस वर्ड से लिया गया, ये सारी चीज़ें हैं। देन तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम लोग को हमेशा जो है आइदर बॉक्स में या कोई डेफिनेशन होती है या एल्सवेयर की जब डेफिनेशन होती है, हिस्ट्री में भी वीडियो है तो वो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए सबसे पहले शब्द उत्पत्ति पढ़ लेते हैं। एंडो का मतलब क्या होता है, इनसाइड। एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर की तरफ यानी आउटसाइड। और जेनिक का मतलब क्या होता है, ओरिजिन यानी एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक यानी कि जो जिसका उत्पत्ति अंदर से हुआ है उसको एक्सोजेनिक बोलते हैं और एंडोजेनिक का मतलब जो अंदर से उत्पत्ति होती है। तो ये एंडोजेनिक है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा है कि फोर्स की बात करें, तो अभी बस हम लोग एंडोजेनिक की बात कर रहे हैं और एक्सोजेनिक की। तो ये सारी चीज़ें उसके बाद से देखिए पढ़ते हैं कि ज्वालामुखी भूपरपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी अ वोल्केनो इज अ वेंट दैट इज ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टेन मटेरियल्स इरप्ट सडनली, बाहर अचानक से निकलते हैं। ये देखिए आपको चित्र के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि परपट्टी क्या है, मेंटल क्या है, मैग्मा कोस्ट क्या है, लावा है, निकास है इसका वेंट ओपनिंग के थ्रू, और क्रेटर है, क्रेटर भी दिया हुआ है। ये देखिए एक छेद है, उसके बाद से गैस बराक बाहर निकल गई। तो इस तरीके से उसके बाद से दिया हुआ है इस प्रकार स्थलमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पे कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो भूकंप कहते हैं। भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहलाता है। अभी पिक्चर के थ्रू बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा आधा। तो उद्गम केंद्र क्या है कि भूपरपट्टी के नीचे वह स्थान जहां कंपन जो है आरंभ होती है। तो ये अब देखिए डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं हम लोग। उद्गम केंद्र वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो ये उद्गम केंद्र को इंग्लिश में जो है फोकस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा अलग वीडियो बनाऊंगी जो इस चैप्टर पे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पे। तो देखिए उद्गम केंद्र क्या है, तो दिस is the where earthquake occurs. It is the origin of the seismic energy. ये हो गया। प्लेट जो सीमा क्या है यानी कि प्लेट बाउंड्री क्या है, किसको डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ लें। अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, ईपी सेंटर। और भूकंपी तरंगे सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं। यानी कि हाँ एक और चीज आपको याद रखना है कि जो सिस्मिक वेव्स होते हैं यानी कि भूकंपी तरंगे सभी दिशा में बाहर की ओर निकलती हैं। समझ में आया, बाहर की ओर निकलती हैं मीन्स कि ऑल वेव्स रेडिएट आउट इन ऑल डायरेक्शंस। तो आउट बाहर की तरफ निकलती हैं। उसके बाद से देखिए आइए पढ़ते हैं कि पहले मैं आपको बता देती हूँ कि उद्गम केंद्र क्या है और अधिकेंद्र का क्या मतलब होता है। अधिकेंद्र का मतलब ईपी सेंटर होता है, यानी कि द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस
फोकस के ऊपर देखिए वह प्लेस जो अबव द फोकस है, यानी कि उद्गम केंद्र के ऊपर वाले स्थान को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। अधि का मतलब ऊपर होता है, तो अधिकेंद्र का क्या मतलब हुआ, जो उद्गम केंद्र है उसके ऊपर के स्थान को हम अधिकेंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र क्या है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स, यानी कि वह स्थान जहाँ भूकंप जो है वो उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लिए होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मुझे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेरा मीडियम जो है वो शुरू से ही इंग्लिश रहा है, तो उसे थोड़ा सा हिंदी में मतलब समझने में, बट हाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से मैं डीप स्टडी करके आपको पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझा दूँ। सो अगर कुछ वर्ड्स जैसे इंग्लिश के गलत, सॉरी हिंदी के कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप उसे माइंड मत करिएगा। उसके बाद से आते हैं कि क्या आप जानते हैं, डू यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कितना प्यारा सा हंसता हुआ जो चंदा मामा है, ये है। ये दिया हुआ है कि भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं सब डालूंगी जितने प्रीवियस ईयर इस चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। कौन कौन से होते हैं, ये सबसे पहले जो है आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, PSL, पी वेव्स, और पी वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, यानी कि पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य होता है, एस तरंगे अथवा अनुप्रस्थ तरंगे यानी एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स वेव, एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे यानी कि एल वेव्स और सरफेस वेव, पृष्ठीय तरंगे यानी सरफेस वेव। उसके बाद से दिया हुआ है कि इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए, मीन्स की ट्राई टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज वेव्स फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया। तो ये जो है आप जाएंगे, एक मैंने क्वेश्चन रिलेटेड आप जब मेरे कंटेंट वीडियो पे जाएंगे SST के, तो उस पर आपको मिल जाएगा। उस पर मैंने पूरा डेफिनेशन बताया है कि पी वेव्स किसको कहते हैं, एस वेव्स किसको कहते हैं, एल वेव्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद से आइए पढ़ते हैं आगे। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इस प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। कैसे कम किया जा रहा है, लिखा हुआ है कि स्थानीय लोग कुछ समान तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। जैसे यही एग्जैक्टली जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यही क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जो है अनुमान लगाया जा सकता है। तो जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, यानी कि some common earthquake predictions methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface। उसके बाद से देखिए ये अर्थक्वेक आया हुआ है। भुज में भूकंप के झटके कब आए थे, तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। शहर में आग थी, कैसे कि चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पे आग लग गई। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है कि स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्र एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका, भुज की तबाही। उसके बाद से देखिए लिखा हुआ है कि भुज में निराशाजनक जो है वो राहत जो है किया गया। फिर मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील की गई, भूकंपीय प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। ये तो एक केस स्टडी है जो बता रहा है, जो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ये है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूकंप से बचाव की तैयारी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यानी कि अर्थक्वेक जो है प्रिपेयर्डनेस कैसे है, तो भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान पे आश्रय लें, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। और तो ये सुरक्षित इंसान है, किस स्थान है, किससे दूर रहने को बोला जा रहा है, तो आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से। अब पहले से तैयार रहे में क्या लिखा हुआ है कि अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें, लिखा हुआ है। अब देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सबसे पहले सेफ स्पॉट क्या क्या है, अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क, अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, स्टे अवे। देखिए जब पूछा जाएगा किन किन से दूर रहना है, तो आग लिखा हुआ था, आग वाले स्थान यानी कि स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरियाज अराउंड चिमनीज,
windows that shatter including mirrors and picture frames, then be prepared, किस तरीके से तैयार रहें, तो spread awareness amongst your friends and family members and face any disaster confidently। तो इस तरीके से जो है भूकंप से बचाव की तैयारी दी गई है कि कहाँ कहाँ पर आप जो है किस किस स्थान पे रहें, किस स्थान से दूर रहें, पहले से क्या तैयारी करें। तो ये है। आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक को किस मेजर से, किस टेक्निक से मेजर किया जाता है, क्या चीज़ है। अब आ ही गया ये वाला, क्या आप जानते हैं। और ये चंदा मामा जो है ये बहुत कुछ हम लोग को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए मुस्कुराते हुए चंदा मामा को पढ़ते हैं। डू यू नो, भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ अ मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, यानी भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। देखिए जब तीव्रता की बात करें, मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और जब और एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट ओनली अ लिटिल। तो अब सबका स्केल बता रहा है कि अगर 2.0 रहेगा तो उसको बहुत कम लोग महसूस कर सकते हैं, बहुत लिटिल महसूस होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, यानी कि 5 हो या 5 के जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं को गिरने से क्षति पहुंच सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जा सकता है। तो अब देखिए ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि जो हम लोग ने केस स्टडी पढ़ा भुज का, जब अर्थक्वेक हिट किया था तो वहां पे जो मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 था। तो कितना था 6.9, उसको रिक्टर स्केल पे नापा गया था। और कब हुआ था 26 जनवरी 2001। तो इस तरीके से है। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि सिस्मोग्राफ क्या है। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, अर्थक्वेक को मेजर्ड किया जाता है मशीन के द्वारा, जिसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। अब आइए आगे पढ़ते हैं मुख्य स्थल कृतियां, यानी कि मेजर लैंड फॉर्म्स। इसमें बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंट है तो आइए पढ़ते हैं। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय का मतलब होता है वेदरिंग, दैट इज वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। उसके बाद से अपर्दन किसे हम कहते हैं, आइए पढ़ लेते हैं। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं, यानी कि इरोजन। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। तो आई होप आप लोग ने वेदरिंग को, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अपक्षय बोलते हैं, और अपर्दन मतलब इरोजन होता है, वो दोनों आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए कितना आसान बात है। वेदरिंग क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं, यानी कि जो शैले होती हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, तो वो उसको हम लोग वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। अपर्दन किसे कहते हैं, इट वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक, और जब वाटर, विंड और आइस के द्वारा किसी चीज का बहाव कर दिया जाएगा, किसी जो विभिन्न है घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाते हैं, फलस्वरूप वह स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित का मतलब कि डिपॉजिट कर देते हैं उसको। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें पढ़ ली। अब देखिए आते पढ़ते हैं कि कैसे जो है वर्क ऑफ अ रिवर होता है। ये देखिए क्या दिया हुआ है, चाप, झील, बाढ़ का मैदान, तटबंध, विसर्प। तो इसमें हम लोग को 3 ही चीज पढ़नी है। ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं, उसके बाद से लीव्स किसे कहते हैं, मेंडर किसे कहते हैं। मेंडर का मतलब विसर्प होता है और चाप झील का मतलब ऑक्सबो लेक होता है। तो आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पे बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़ी मोड़ों को विसर्प कहते हैं। मेंडर का मतलब क्या होता है ना, जब नदी बहती है, जब नदी जो है वो मैदानी इलाके में आती है तो वो बहुत सारे मोड़ से मुड़ने लगते हैं। तो जो वो मोड़ बना देती है ना, उससे हम विसर्प कहते हैं। सांप जैसा देखिए आपको चित्र में भी दिख रहा है। तो विसर्प का मतलब इंग्लिश में मेंडर होता है। मेंडर का क्या मतलब होता है, एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट
ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मेंडर्स। उसके बाद से देखिए, इसके बाद विसर्पों के किनारों पे लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते हैं, समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। चाप झील का मतलब ऑक्सबो लेक, यानी कि जो बैल का जो सिंग होता है ना, उसके स्ट्रक्चर में बना लेते हैं, उसे हम ऑक्सबो लेक या चाप झील कहते हैं। उसके बाद से बाढ़कृत मैदान का निर्माण करते हैं। बाढ़कृत का मतलब फ्लड प्लेन्स का। कैसे? कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी को हम लोग जो है फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं, तो डू यू नो। फिर से चंदा मामा आ गए, ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो बता रहा है। लिखा हुआ है कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल waterfalls in the world. The highest waterfall is Angel Falls of Venezuela in South America. The other waterfalls are Niagara Falls located on the border between Canada and USA in North America and Victoria Falls on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa. इंग्लिश हिंदी में पढ़ लेते हैं कि विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा दक्षिण अफ्रीका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। उसके बाद से दूसरा दिया हुआ कि अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो ये सब आप लोग को सारी चीज़ें जो है, कितने जलप्रपात है, वाटरफॉल्स है, कौन सबसे हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल है, फॉल्स ऑफ वेनेजुएला है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका में है। तो इस तरीके से आप लोग को सारी चीज़ें जो है वो याद करनी होगी। अब देखिए, आई होप मैंने जो आप लोग को बताया कि विसर्प किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं, और तो मेंडर या फिर जो ऑक्सबो लेक है वो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि मेंडर क्या होता है, जो जब प्लेन में वो उतरती हैं जितनी भी नदी है तो वो ट्विस्ट एंड टर्न करती हैं और उसकी वजह से वो मोड़ बना देती हैं, तो उस मोड़ को विसर्प कहते हैं, सांप जैसे बना दी। उसके बाद से ऑक्सबो या चाप झील किसे कहते हैं, तो जब वही नदियां धीरे धीरे जो साइड्स होती रहती हैं तो एक टाइम में क्या होता है कि वो सींग के जो ऑक्स का सींग होता है ना, उसकी जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, नदी से अलग जाती है, तो उसे हम चाप झील कहते हैं। उसके बाद से देखिए, लिखा हुआ है कि जिनको वितरिका कहा जाता है, यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती हैं। प्रत्येक वितरिका अपने महाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहाने के अवसदों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। आज द रिवर, हाँ, लिखा हुआ है कि जैसे जैसे जो नदी होती है ना वो सी के पास पहुंचती है, माने समुद्र के पास पहुंचती है, तो उसका जो स्पीड होता है वो बहुत धीरे हो जाता है। और जब धीरे स्पीड होगा तो क्या हो जाएगा, जब धीरे स्पीड होगा तो जो नदियां है ना वो टूटने लगती हैं। किसमें? छोटे छोटे स्ट्रीम्स में, माने कि अपने साथ मलबे का तो जब छोटे छोटे टुकड़ों में वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है उनके, तो डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या मतलब होता है कि जब वो वही नदियाँ जो है डिफरेंट स्ट्रीम्स, अलग अलग स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती हैं और वो अपना एक मुंह बना लेती हैं। तो इन कलेक्शन, तो जब टूट गई तो टूटने के बाद से जो है उनकी स्पीड भी कम हो गई, तो उसमें कंकड़ पत्थर ये सारी चीज़ें होंगी। तो जब सारे मुंह में के, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो अपना खुद ही मुंह बना ली, तो जब वो खुद अपना मुंह बना ली तो मुंह बनाने के बाद कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म, यानी कि सभी मुहाने, मुंह मतलब मुहाने बना लेती हैं वो अपने आप से, तो सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, ये मेन रिवर आई आपको चित्र में दिख रहा है, ये मेन रिवर आई, फिर ये अलग अलग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई उसकी। तो ये सारी चीजें। अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि वर्क ऑफ सी वेव्स किसे कहते हैं, यानी समुद्र तरंग के कार्य क्या होते हैं। लिखा हुआ है कि समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाती हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं, यानी सी केव्स किसको कहते हैं। लिखा हुआ है द इरोशन एंड द डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स. Cracks develop over time. They become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि समुद्र की जो तरंगे हैं वो ड्यू टू इरोशन और डिपोजिशन की वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बना देती हैं, यानी कि
तटीय स्थलाकृतियां बना दी हैं। यहाँ पे देखिए पानी से टकरा रहा है और ये जो है क्या दिया हुआ है, ये इतने बड़े बड़े केव्स बना दिया उस स्ट्रक्चर में, तो वाइड टाइम के साथ क्रैक्स डेवलप हो जाता है और इस तरीके से जो है समुद्री गुफा बन जाती है। इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बोलते हैं। तटीय मेहराब का मतलब क्या होता है, सी आर्क। ये देखिए, ये धीरे धीरे जो है अब गुफाओं के बढ़ने पे केवल छत ही बच जाती है, तो छत बच गई तो क्या हो गया, ये एक तटीय मेहराब यानी कि जो है सी आर्क बना दिया। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देती है, केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। स्टेक दीवार जैसी यानी कि स्टेक्स इन्हें कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ने सारी चीजें जो है पढ़ ली हैं। अब देखिए हिमनद के कार्य यानी कि वर्क ऑफ आइस। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गिलोशमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती हैं और गिलोशमी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वह सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, यानी कि हिमनद कैसे फॉर्मेशन होता है उसी के बारे में बोल रहा है। लिखा हुआ है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का मतलब क्या होता है, हिमनद। क्या है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं, यानी ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस which to erode the landscape by bulldozing soil and stones to expose the solid rock below. Glaciers crave out deep hollows there. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glaciers, such as rock, big and small, and salt and silt, gets deposited. These deposits form glacial moraines. यानी कि जो हिमनद हिमोड़ जो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स बोलते हैं। तो उनका कैसे फॉर्मेशन होता है कि वो हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे कि छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट जो मिट्टी होती है उनसे उनका निर्माण होता है। अब देखिए आइए पढ़ते हैं कि पवन के क्या कार्य होते हैं, यानी कि वर्क ऑफ विंड। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? लिखा हुआ है कि बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ये तो स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं इस पैराग्राफ में कि रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, यानी कि इरोशन और डिपोजिशन डेजर्ट्स में किसकी वजह से होता है, विंड की वजह से होता है। यानी एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोशन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज विंड। उसके बाद से लिखा हो कि रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो छत्रक शैल का मतलब मशरूम रॉक्स। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, यानी कि छत्रक शैल। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचली भाग को आसानी से काटती है, इसीलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष जो होता है वो विस्तृत होती है। तो कैसे मशरूम रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो वही बोल रहा है कि विंड्स जो है इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, क्योंकि नीचे की जो निचले भाग को वो आसानी से काटती है, तो इसीलिए जो है उसका आधार जो होता है वो संकीर्ण एवं शीर्ष जो होता है उसका विस्तृत होता है, यानी कि इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोअर बेस एंड वाइडर टॉप. When the winds blow, it lifts and transports small sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills called sand dunes. तो sand dunes उसे कहते हैं, sand dunes का मतलब कि बालू का टीला किसे हम कहते हैं, समझ लेते हैं। बालू का टीला यानी कि जो विंड्स जो होती हैं जब बहती हैं तो वो अपने साथ जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं और वो एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हम बालू का टीला कहते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनेगी, यानी कि मैच द फॉलोइंग बोल रहा है। अब देखिए हिमनद यानी कि ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस, यानी बर्फ की नदियाँ।
तो क का जो है वो थर्ड होगा। विसर्प, विसर्प का मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा था, मेंडर्स, तो वो तो सांप के स्ट्रक्चर में थी और बेंड थी, तो वो किस में बनाती हैं, नदियां। पुलिन, पुलिन का मतलब क्या होता है, पुलिन का मतलब होता है सी केव्स, तो सी केव्स का क्या हो गया कि समुद्र जो है वो तट पे बना रही है। सॉरी, पुलिन का मतलब बीच होता है, तो वो जो है वो सी शोर यानी समुद्री तट बना रहा है। उसके बाद से बालू का टीला, बालू का टीला क्या है, तो आइए, बालू का टीला कहाँ पे है, रेगिस्तान में है। जलप्रपात, वाटरफॉल क्या होता है, तो कठोर संस्तर शैल होता है, यानी कि हार्ड बेड रॉक्स होते हैं वाटरफॉल। भूकंप कैसे होता है, तो भूकंप का पृथ्वी का कंपन, यानी कि वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। तो इस तरीके से हम लोग ने मैच द फॉलोइंग कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। एक चीज है जो मैं आपको, हाँ, वर्क ऑफ रिवर में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें दिया हुआ था कि कैसे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है। तो वो जो है वो जब ऊपर से आता है पानी ना, तो वो हार्ड रॉक से आता है। यहाँ पे देखिए जलप्रपात का लिखा कठोर संसद शैल से बनता है, तो उस तरीके से बनता है, यानी कि जलप्रपात का निर्माण जो होता है कठोर संसद शैल से होता है, हार्ड रॉक से बनता है। उसके बाद से आइए ये मिलाते हैं कि इनमें से कौन, हाँ ठीक, द करेक्ट आंसर है कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की जो विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है कि विच इज नॉट एन इरोशनल फीचर ऑफ अ सी वेव्स। तो सी वेव्स में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, सी केव पढ़ा, क्लिफ शैल भी पढ़ा, और किनारा, किनारा का मतलब बीच, तो विशेषता नहीं है, तो समुद्री गुफा शैल है लेकिन बीच जो किनारा है वो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमनद की निक्षेपण विशेषता है बाढ़कृत मैदान, पुलिन या हिमोड। हम लोग ने ग्लेशियल मोरान्स पढ़ा था, तो ग्लेशियल मोरान की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि द मटेरियल्स कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड स्लिक गेट्स डिपॉजिटेड, दीज डिपॉजिट्स फ्रॉम ग्लेशियल मोरान्स। तो उसी को बोल रहा है कि हिमनद का हिमोड, तो हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है, हिमोड है, मोरान्स है। देन पृथ्वी के आकाश में गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, तो ज्वालामुखी। देन छत्रक शैल पाई जाती है कहाँ पे, रेगिस्तान में। मशरूम जो है वो रॉक्स कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में। उसके बाद से चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है, हिमनद में बिल्कुल नहीं, रेगिस्तान में बिल्कुल नहीं, कहाँ पे, नदी घाटी में। और छाप झील की क्या विशेषता होती है कि वो जो ऑक्स का जो सींग होता है उसी के जैसे स्ट्रक्चर में थे, इसीलिए उसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, यानी कि चाप झील। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोग ने अच्छे तरीके से पढ़ ली। उसके बाद से हम लोग ने मेंडर पढ़ लिया, वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है वो पढ़ लिया, सैंड ड्यून्स पढ़ लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज पूरा चैप्टर जो है हम लोग ने थर्ड चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। आइए, अगर ये है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए कि हम लोग ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हम लोग ने देखिए क्या क्या पढ़ा कि क्या कितने प्लेट्स होती हैं, तो दो तरीके के प्लेट्स होते हैं, एंडोजेनिक होते हैं, एक्सोजेनिक होते हैं। एक्सो का मतलब बाहर होता है, एंडो का मतलब अंदर होता है, यानी कि द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ उसको एंडोजेनिक कहते हैं। एक्सोजेनिक की द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। देन वॉल्केनो क्या है, तो एक वो जब भी अर्थ क्रस्ट में से कुछ भी जो पिघलता हुआ मैग्मा है जब वो अचानक से बाहर निकलता है एक छेद के द्वारा, तो उसे हम वॉल्केनो कहते हैं या ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी में हम लोग ने पढ़ा क्या था कि अभिकेंद्र क्या होता है, उद्गम केंद्र क्या होता है, अधिकेंद्र क्या होता है, उसके बाद से प्लेट बाउंड्री क्या होती है, एपी सेंटर फोकस, ये सारी चीजें पढ़ी। वॉल्केनो जो होता है वो अर्थक्वेक्स वेव्स कितने प्रकार के होते हैं, पी, एस और एल, यानी कि पी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देन एस वेव्स और ट्रांसवर्स वेव, एल वेव्स और सरफेस वेव। उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा कि जो भुज में जो आया था, भुज में जो अर्थक्वेक हिट किया था वो कब हुआ था, तो 26 जनवरी 2001 में हुआ था। देन उसके बाद से हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पढ़ी कि जो अर्थक्वेक होता है वो एक मशीन के द्वारा मेजर्ड किया जाता है जिसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो उसका मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का वो किससे, रिक्टर स्केल से मेजर्ड किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर अप